नहीं, ये नामुमकिन है। हाथ में पकड़ी रिपोर्ट्स को देखकर शोभित को लगा जैसे उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। वो तो सिर्फ उसकी मंगेतर थी, वो भी बचपन से। उसकी मोहब्बत थी, उसका इश्क थी, अभी तक शादी नहीं हुई थी। और शोभित ने बरीशा को एक उंगली से भी नहीं छुआ था। वो अपनी पाक मोहब्बत को पाक ही रहने देना चाहता था। अभी विदाई होना बाकी थी। फिर कैसे कैसे वो प्रेग्नेंट हो सकती थी? शोभित ने अपने घने बालों में हाथ फिराया। वो उसकी है, सिर्फ उसकी। उसे शोभित के अलावा कोई छू भी नहीं सकता। तो फिर प्रेग्नेंट कैसे? शोभित का दिल नहीं मान रहा था। गुस्से के मारे अपनी मुट्ठियां कसकर बंद करता हुआ शोभित अस्पताल से बाहर निकला। वो नहीं चाहता था कि कोई उसकी ये हालत देखे। शोभित कार ड्राइव करता वहां से कहां पहुंच गया, उसे कुछ एहसास नहीं था। साथ वाली सीट पर रखी रिपोर्ट को देखता हुआ वो अपने आंसू अपनी आस्तीन से पोंछ रहा था। शोभित एक सख्त पुलिस अफसर, जो गुनहगार को उसके किए की सख्त सजा देता था, जिसे देखकर लोग पनाह मांगते, जो किसी को नहीं छोड़ता था, और आज खुद को सजा मिल रही थी। ऐसी जगह चोट खाई थी कि न जिंदा था और न मुर्दा। दर्द था कि बढ़ता ही जा रहा था। कार में घुटन का एहसास होने लगा तो शोभित एक सुनसान जगह पर कार रोककर बाहर निकल आया। गाड़ी के बोनट पर एक हाथ रखकर उसने गहरी सांस ली, लेकिन फिर भी उसे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। एक आह उसके होठों से निकली थी। वो बोनट पर बेवजह मुक्के बरसा रहा था, लेकिन उसका दर्द था कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अंदर की घुटन तड़प बनकर बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन वो मर्द था, और माँ कहती थी मर्द रोया नहीं करते। आसमान की तरफ मुंह करके बहुत जोर से चिल्लाया, मैं रो नहीं सकता क्या? क्या मुझे दर्द नहीं हो सकता? शोभित घुटनों के बल जमीन पर बैठता चला गया। उसकी आंखें भर आईं, उसका वजूद टुकड़े टुकड़े हो गया। बहुत प्यार, बहुत मान था शोभित को बरीशा पर। वो साधी मासूम सी खूबसूरत नरम नाजुक लड़की, जो उससे उम्र में 9 साल छोटी थी। कितना शोर मचाया था सुदेश जी ने। अभी तो उसकी कोई उम्र नहीं, लेकिन शोभित की जिद के आगे उन्हें हार माननी पड़ी थी। वो सिर्फ 11 साल की थी और शोभित 20 साल का। जब उसने सबसे लड़ झगड़ कर उसे अपने नाम कर लिया था। उसे तो शादी का मतलब भी मालूम नहीं था, लेकिन शोभित के लिए वही मासूम लड़की सब कुछ थी। सुदेश अंकल, जो शोभित के पापा के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन इस दोस्ती में दरारें आ गई थीं। और वजह थी शोभित की मम्मी नैना जी। नैना और आर्यन दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी कर बैठे, लेकिन इधर सुदेश भी नैना से प्यार करते थे और वो मन महसूस कर रह गए। लेकिन उन्होंने ये बात जाहिर नहीं होने दी, पर दोस्ती में दूरियां जरूर पैदा हुई थीं। सुदेश को यही लगता था कि आर्यन हैसियत में सुदेश से ज्यादा है, इसलिए नैना का झुकाव आर्यन की ओर हुआ था। और उसके बाद सुदेश के अंदर जैसे पैसे का लालच इस कदर बढ़ा कि एक अमीर बाप की जिद्दी और बिगड़ाई लड़की से शादी कर ली और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए थे। हालांकि ससुराल की तरफ से मिला हुआ पैसा भी उनके हाथ में टिका नहीं था, क्योंकि उनकी पत्नी ने सारा पैसा अय्याशियों में लुटा दिया और अब फिर से उसी मोड़ पर आकर खड़े हो गए थे जहां से चलना शुरू किया था। लेकिन नहीं पता था कि उनके बच्चे आपस में इस तरह जुड़ जाएंगे। सुदेश जी को यही लगता था कि अभी वो टीन एज में है, वक्त गुजरेगा तो इस रिश्ते से ऊब जाएगा और उनकी बेटी को छोड़ देगा। लेकिन वो ये नहीं जानते थे शोभित उनकी बेटी से इश्क करता है और जान दे सकता है, पर अपने इश्क से पीछे नहीं हट सकता। सुदेश जी ने एक शर्त रखी थी, जब तक बरीशा 18 की नहीं हो जाती उसे इस नाम मात्र के रिश्ते के बारे में कुछ भी बताना नहीं है, क्योंकि दोनों का रिश्ता तो हुआ था, लेकिन नाम मात्र का। पंडित जी को बुलाकर दोनों की कुंडलियां मिलवा दी गई थीं और छोटी मोटी रस्मों के बाद दोनों का नाम एक दूसरे के साथ जुड़ गया था। लेकिन सुदेश जी ने बहुत सावधानी रखी थी, यहाँ तक कि शोभित का उनके घर आना जाना भी बंद करवा दिया गया था। शोभित ने शादी के लिए सब कुछ मान लिया, बस उसका नाम अपने नाम के साथ जोड़ना चाहता था। जुड़ जाता तो जिंदगी भर उसका इंतजार करता। वो पुलिस ट्रेनिंग पर चला गया ताकि यहाँ ना रहे, न उसका दिल उसे देखने को ललचाए। वो बहुत मासूम थी और शोभित को इस बात का पूरा यकीन था। वो अपनी बड़ी बहन मोनिका से कहता था कि बरीशा की छोटी छोटी वीडियोस और कुछ तस्वीरें बनाकर मुझे भेजती रहा करे। उसकी बहन मोनिका की शादी सुदेश के बेटे राहुल से हुई थी, क्योंकि राहुल मोनिका को पसंद कर बैठा था और उनकी शादी में ही शोभित और बरीशा की मंगनी हुई थी। वो छोटी सी लड़की शोभित की मम्मी और पापा को बहुत प्यारी लगती थी। वो सुनहरे बालों वाली छोटी सी खूबसूरत डॉल जैसी थी, जो भगवान ने शोभित को सौंप दी थी, और शोभित ने दिल ही दिल में उसकी सुरक्षा का जिम्मा भी ले लिया था।
अब तो उसकी नौकरी भी लग गई थी, पुलिस विभाग में डीएसपी की पोस्ट, लेकिन उसे अलग दूर इलाके में तैनात किया गया था। वो बहुत कम ही अपने शहर में आता था। इस बार जब वो लौटा तो मम्मी ने बताया कि मोनिका की तबीयत बहुत ख़राब है। मम्मी, मैं दीदी से मिलकर आता हूँ, बेचैन दिल के साथ शोभित बोला। नहीं शोभित, तुम बाहर नहीं जाओगे, तुम्हारे अंकल ने सख्ती से मना किया है ना, नैना जी ने रोकते हुए कहा। मम्मी, ये क्या बात हुई? मोनिका मेरी बहन है, मैं उसका भाई, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा उसे देखने? शोभित को बहुत गुस्सा आया था। क्या अच्छा लगता है कि फ़ोन पर हाल पूछूं? हरगिज नहीं, मैं जाऊंगा। और तुम्हारे सुदेश अंकल? मम्मी जी परेशान हुई। उन्हें भी देख लूंगा। पता नहीं किस बात की अकड़ है उन्हें। पूरा ख़ानदान जानता है कि शोभित खुराना बहुत गुस्सैल और बेबाक है, लेकिन उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे ही शोभित ने घर के बाहर बाइक रोकी तो देखा गेट के पास एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी है। माथे पर बल लिए वो अंदर आया तो अंदर से हंसी मजाक की आवाज़ें आ रही थीं। उसे गुस्सा आने लगा। मेरी बहन की तबीयत इतनी ख़राब है और यहाँ ये सब। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ और जो दृश्य उसने देखा, उसकी आंखें हैरान रह गईं। एक जवान 26-27 साल का लड़का अंदर बैठा था। उसके साथ उसकी मंगेतर के माँ बाप और उसकी मंगेतर भी मौजूद थे, और जिस तरह वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, उनके बीच का अपनापन साफ झलक रहा था। वो व्यक्ति और शोभित की मंगेतर एक ही सोफे पर थे, हालांकि बीच में थोड़ा सा फासला था जो न जाने क्या सोच कर रखा गया था, लेकिन उन सबके हंसते मुस्कुराते चेहरों को देखकर वो समझ चुका था। सुदेश के चेहरे का रंग एक पल को फीका पड़ा कि अगले ही क्षण खांसते हुए खुद को संभालने लगे। अरे बेटा आओ ना, वहाँ क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। जबकि उसकी नज़र उस शख्स पर गुस्से से टिकी हुई थी। वो कैसे घर की महिलाओं के साथ अंदर आकर बेझिझक बातें कर रहा था, जबकि उसके जीजू राहुल तो घर पर भी नहीं थे। आंटी, ये कौन है? उस शख्स ने बड़ी ही उत्सुकता से उसे देखते हुए पूछा था। ये मेरे दोस्त के बेटे हैं। सुदेश जी के लहजे में कुछ ऐसा था जो उसे चुभा। अच्छा, पहले कभी नहीं देखा यहाँ? उसकी बात पर उसके जबड़े भिज गए। मतलब वो पहले भी यहाँ आता रहा है। खैरियत बेटा, किस सिलसिले में आए हो? सुदेश जी ने सख्त लहजे में पूछा। उसे उनके रवैये पर आज गुस्सा और दुख दोनों हो रहे थे। वो उनका दामाद था। उसे सम्मान देने की बजाय वो उस अजनबी को उससे ज़्यादा अहमियत दे रहे थे। उस वक्त उसे ऐसा ही महसूस हो रहा था। दीदी कहाँ है? खुद पर काबू पाते हुए उसने गंभीर लहजे में पूछा। भाभी तो किचन में है। जवाब उसकी मंगेतर की तरफ से आया था। उसने सब पर एक निगाह डाली। चाची ने भी अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाई थी जो उसे भीतर तक जला गई। अरे बेटा बैठो ना, बरीशा बुला लाती है। कहाँ तुम किचन में जाओगे? नहीं, मैं खुद मिल लेता हूँ। आप अपना जो भी अहम काम कर रहे थे वो करें, उसने भी चुपते लहजे में कहा और एक सख्त नज़र उस शख्स पर डालता हुआ किचन की ओर बढ़ा। वहाँ उसकी बहन अकेली किचन में खाना बना रही थी, बल्कि किचन का सारा काम कर रही थी। मम्मी जी, बस सब बन गया, मैं आ ही रही थी बताने। उसे लगा उसकी सास अंदर आई हैं, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो वो अबाक रह गई। उसकी हालत देखकर वो खुद भी हैरान रह गया था। इस वक्त उसकी बहन मोनिका लग ही नहीं रही थी, बल्कि वो तो कोई और लग रही थी। मासी जैसा हुलिया बना खड़ी थी। इस वक्त वो इस घर की नौकरानी ही लग रही थी। आप, ये सब क्या है? माँ ने बताया था कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं तो आपकी तबीयत का हाल पूछने आया था, और आप यहाँ किचन में खड़ी होकर। गुस्से की वजह से शोभित अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाया। अरे नहीं शोभित, ऐसी कोई बात नहीं है, जरा सा काम था, सब नौकरानी ने किया है, मैं तो बस अभी आई हूँ। किचन में साफ पता चल रहा था कि उसकी बहन झूठ बोल रही है। उसकी हालत देखकर कोई भी कह सकता था कि वो काफ़ी देर से किचन में काम कर रही है। शोभित ने आगे बढ़कर उसके माथे को छुआ तो वो बुखार में तप रही थी। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, दवा ली थी? शोभित की बात पर उसकी आंखों में उदासी उतर आई। हाँ ली थी, परेशान मत हो, ठीक हो जाऊंगी। ऐसे कैसे ठीक हो जाओगी? वहाँ सारे अंदर बैठकर बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है, और यहाँ तुम अकेली खड़ी सबके लिए खाना बना रही हो। क्या यह अमानवीय व्यवहार नहीं है? उसकी हालत देखकर कौन सी मंगेतर, कहाँ की मंगेतर और कहाँ की बारबी डॉल। आज पहली बार शोभित को अपनी बहन की हालत देखकर बरीशा दिखी ही नहीं। उसे सिर्फ और सिर्फ उसकी बहन दिखाई दे रही थी, और उसकी हालत देखकर शोभित का दिल खून के आंसू रो रहा था। कोई गैर तो नहीं थे? पुराने संबंध हैं, फिर क्यों इतना बुरा सलूक कर रहे थे? ये ज्यादती है दीदी, मैं बात करता हूँ जाकर अंकल से।
शोभित उन्हीं कदमों पर बाहर निकलने ही वाला था कि उसकी बहन ने उसे एकदम से रोक लिया। प्लीज भगवान के लिए शोभित, ऐसी कोई बात मत करना। बहुत मुश्किल से सब कुछ थोड़ा ठीक हुआ है, फिर से सब बिगड़ जाएगा। जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दो। आओ अंदर कमरे में चलकर बैठते हैं। वो शोभित को जबरदस्ती अपने कमरे में ले गई। उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया। शोभित का तो दिल ही नहीं कर रहा था कि वो वहां का पानी भी पिए, तो उसने जबरदस्ती गिलास उसके हाथ में दे दिया। शोभित को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। तुम्हारी दवा कहाँ है? अचानक उसके जहन में आया तो उसने पूछ लिया। वो तो ख़त्म हो गई है ना। तो आज नहीं लाई, अब मम्मी जी के साथ ले आऊँगी, फिक्र नहीं करो, मैं ठीक हूँ। गहरी सांस लेते हुए वो शोभित के पास बैठ गई। काश जो तुम कह रही हो वो मुझे नज़र भी आता तो मैं यकीन भी कर लेता। और वो सिर झटक गई। उसकी शादी को लगभग 5 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक भगवान ने औलाद की खुशी से दूर रखा था। शादी के शुरुआती दिनों में ही राहुल विदेश चले गए थे और इन 5 सालों में सिर्फ 1-2 बार ही आए थे। राहुल के हवाले से कभी बात करो तो वो टाल जाती थी। उसकी हालत देखकर शोभित दुखी था। शोभित ने दिल ही दिल में सोच लिया कि वो राहुल से बात जरूर करेगा। ये कोई तरीका तो नहीं कि एक इंसान सारा घर संभाले और बाकी सब आराम करें। शोभित को सुदेश जी पर भी गुस्सा आ रहा था, जो एक अनजान गैर मर्द को अंदर बिठाए रखे थे और उसके साथ बेतकल्लुफी से बातें कर रहे थे। दीदी, मेहमान कौन है ये जो अंदर बैठा है? शोभित ने मोनिका की तरफ देखते हुए पूछा। वो मम्मी जी के दूर का रिश्तेदार है। रिश्तेदार? शोभित को हैरानी हुई। हाँ, उनकी सहेली का बेटा है, ऐसा ही कहा था मम्मी जी ने। मोनिका ने सिर थामते हुए कहा और गहरी सांस ली, जैसे मुश्किल से बोल पा रही हो। दीदी, आप ठीक नहीं हैं, चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर। अरे तुम यहाँ बैठी हो, मेहमान के लिए खाने का इंतजाम करना है। और तुम्हारा भाई भी तो आया है, बेटा तुम भी खाना खाकर जाना। निर्मला जी की आवाज़ अचानक ही आई थी और उनके लहजे में मिठास घुली हुई थी। जी मैं आ रही थी मम्मी जी, आप खाने का इंतजाम खुद कर लें, मैं दीदी को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, शोभित ने ठंडे लहजे में कहा और निर्मला जी का मुंह उतर गया, जबकि मोनिका के चेहरे पर हवाइयाँ सी उड़ने लगी थीं। अरे ऐसा भी क्या हो गया बेटा? बस जरा सा बुखार ही तो है, कुछ भी नहीं है, चलो आओ अभी खाना खाकर बुखार की टैबलेट ले लेना, ठीक हो जाओगी। निर्मला जी ने लापरवाही से कहा और मोनिका को अपने साथ ले जाना चाहा। और मोनिका ने भी शोभित की आंखों में मिन्नतें करते हुए निर्मला जी का साथ दिया और किचन की तरफ बढ़ गई। शोभित को वहां बैठना भी एकदम से फालतू लगने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके पापा ने क्या सोचकर उसके बहन की शादी वहां कर दी थी। दिल में बहन के लिए फिक्र थी, लेकिन अब उसके दिल में एक कड़वाहट सी भर गई थी। शोभित ने पानी का गिलास वहीं साइड टेबल पर रखा और बाहर निकल आया। सोचा कि दीदी से अलविदा कहे बिना ही निकल जाए, लेकिन किचन से आती आवाज़ों ने उसके कदम रोक दिए। क्या भाई से हमारी शिकायतें कर रही थी? मैं कहती हूँ वो यहाँ आया ही क्यों, जब पता है उसका यहाँ आना सुदेश जी को पसंद नहीं, फिर क्यों आया है? लेकिन मम्मी जी, वो मेरा हाल जानने आया था। मम्मी ने उसको बताया था मेरे बीमार होने का। मोनिका की धीमी आवाज़ पर शोभित ने होठ भींच लिए। मर नहीं रही थी तुम, जिंदा हो, जो आ गया हाल जानने के लिए। अब जाओ खाना लगाओ, इतनी देर से आया हुआ वो बच्चा भूखा बैठा है, खातिरदारी बिल्कुल नहीं की है। निर्मला जी के तीखे शब्दों पर शोभित का दिल किया कि अभी जाकर उन्हें उनकी जगह दिखा दे, लेकिन अभी फिलहाल वो चुप रहा था, सिर्फ अपनी बहन की वजह से। शोभित ने अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए, लेकिन वो बाहर ना निकल सके। अगर ऐसे ही खामोशी से चला जाता तो फिर वो शोभित है ही नहीं। उन्हें लगा कि वो जा चुका है, जबकि उसके कदम वापस अंदर की ओर बढ़े। उसकी बहन खाना सर्व कर रही थी और फिर से हंसी मजाक में सब लोग लग चुके थे। बरीशा उस शख्स के पास वाली कुर्सी पर बैठी थी और उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे सालों से एक दूसरे को जानते हों। ये बात शोभित को बुरी लग रही थी। अरे शोभित, आओ खाना खाओ, मोनिका ने उसे देखकर पुकारा। सबकी निगाहें शोभित की ओर उठी थीं। सुदेश जी ने निर्मला जी की ओर ऐसे देखा जैसे कह रहे हों ये अब तक गया नहीं। उन्होंने घमंड से सिर झटका। शोभित सुदेश जी के पास वाली कुर्सी खींचकर बैठ गया, बिल्कुल बरीशा के सामने वाली कुर्सी पर। अब वहाँ चुप्पी छा गई, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, सबने चुपचाप खाना खाया। शोभित समझ गया था उसकी मौजूदगी में सबको बुरा लग रहा है। शोभित अपनी जगह से अचानक कुर्सी खींचकर उठ गया। सबकी सवालिया निगाहें उस पर उठी। क्या हुआ शोभित, खाना क्यों छोड़ दिया? मोनिका ने घबराकर उससे पूछा। चलता हूँ, फिर आऊँगा आपको लेने, शोभित ने संजीदगी से कहा और अपने कदम दरवाजे की ओर बढ़ा दिए। किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की।
बल्कि उन्होंने ज़रूरत ही नहीं समझी। शोभित टूटे दिल से घर वापस आया था। घर आया तो मम्मी ने भी उससे ज़्यादा पूछताछ जरूरी नहीं समझी। उसका संजीदा चेहरा देखकर वो कुछ हद तक समझ गई थी। रात को बिस्तर पर सोने के लिए लेटा तो अलग अलग ख्यालों ने उसके दिमाग में घुसकर उसे परेशान करना शुरू कर दिया। शोभित ने अपना ट्रांसफ़र अपने ही शहर में करवाने के लिए एप्लीकेशन दे दी थी। उसकी पोस्ट ऐसी थी कि वो नौकरी के दौरान कभी भी ट्रांसफ़र ले सकता था, और जैसे ही उसका ट्रांसफ़र वहाँ होता उसने मम्मी से अपनी शादी की बात कर देनी थी। शोभित जानता था वो अभी छोटी है, 18 की नहीं हुई, लेकिन फिर भी जिस तरह अंकल जी के घर के हालात थे, शोभित को नहीं लगता था कुछ समय तक वो ये शादी का रिश्ता भी निभा पाएंगे। उसे उनके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे थे, और हैरानी उसे अपनी बहन पर थी जो चुप रहकर उनकी साइड ले रही थी। और उसने भी सब कुछ छुपा कर रखा था। कोई तो राज था जो छुपा हुआ था, और वो राज शोभित तो ढूंढ निकालने वाला था। वो खुद से वादा कर रहा था, लेकिन नहीं जानता था आने वाले वक्त में उसके साथ क्या होने वाला है। उसे इमरजेंसी में वापस जाना पड़ा था। उसकी किसी से बात नहीं हो पाई, और शोभित जितनी खामोशी से आया, दिल में उतना ही दर्द लिए उतनी ही खामोशी से वापस चला गया। दिल में एक तूफान था। उसे बार बार अपनी बहन की फिक्र हो रही थी। सुदेश अंकल जी और उनके परिवार का बर्ताव भी उसे बहुत बुरा लग रहा था। पुलिस स्टेशन में काम भी बहुत बढ़ गया था। कुछ समय के लिए शोभित भूल ही गया कि वो चंडीगढ़ में वहाँ पर नहीं है, और कोई बात उसे परेशान कर रही थी। और फिर उसका ट्रांसफ़र लेटर उसे मिल गया। शोभित मुस्कुराते हुए वो लेटर लेने लगा और अपने फ्लैट पर वापस आया। सारा सामान इकट्ठा किया, तब तक रात हो गई थी। उसी पल उसे निकलना था कि तभी दरवाजे पर बेल हुई। शोभित ने घड़ी में समय देखा तो रात के 9 बज रहे थे। सोचते हुए दरवाज़ा खोला तो जैस्मिन हाथ में खाने की ट्रे उठाए खड़ी थी। चेहरे पर वही मुस्कान थी जो हमेशा उसके चेहरे पर रहती थी। तुम यहाँ इस वक्त? शोभित के माथे पर बल पड़ गए। हाँ जी, आपके लिए खाना लाई थी। अंदर आ जाऊं? वो इजाज़त तो मांगती थी, लेकिन कभी शोभित की अनुमति का इंतजार नहीं किया था। आप कहीं जा रहे हैं? सामान क्यों पैक किया है डीएसपी जी? वो मुस्कुराते हुए पूछने लगी। तुम अभी जाओ यहाँ से, ये वक्त ठीक नहीं है, रात का समय है और मैं यहाँ अकेला हूँ तो सही नहीं है। चलो जाओ। शोभित ने उसे टोका तो वो बुरा मानते हुए एक तरफ बैठ गई। गले में पड़ा दुपट्टा जानकर एक तरफ गिरा दिया। शोभित की नज़र उसकी उभरी गुदाज धड़कनों पर पड़ी तो उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। गुस्से के मारे उसने अपनी मुट्ठियां भींची थीं। औरत का खुद को इस तरह गैर मर्दों के सामने पेश करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो जैस्मिन को कुछ कह तो नहीं सका, लेकिन अपनी नज़रें तुरंत उसके वजूद से हटाई थीं। प्लीज़ डीएसपी, ज़्यादा शरीफ ना बने। मैं तो खाना देने आई थी, पापा ने कहा था दे आऊँ, उनकी इजाज़त से आई हूँ। आप खाना खा लीजिए ना, मैं निकाल दूँ? वो फिर से ढीठों की तरह बैठी थी और पूछने लगी। मैं खुद निकाल लूँगा, प्लीज़ जाओ अभी तुम यहाँ से। उसे वहाँ ज़्यादा देर तक रुकना ना पहले पसंद था और ना आज। अच्छा जा रही हूँ, बर्तन कल ले जाऊँगी। मुंह बनाकर जाते हुए वो बोली। 1 मिनट। शोभित की पुकार पर वो रुकी। ये बर्तन ले जाओ, अब कल से फ्लैट बंद होगा। शोभित के संजीदा लहजे पर वो सोने चेहरे से उसे देखने लगी। आप चंडीगढ़ जा रहे हैं फिर से? अभी तो आए थे आप, वो धीमे लहजे में बोल रही थी। मुझे यहाँ लौटे भी 6 महीने हो गए हैं। और खैर, ये तुम्हारा मसला नहीं है, ले जाओ अपने बर्तन वापस, और हाँ, अपना दुपट्टा भी। उसने नीचे फर्श पर पड़े दुपट्टे की ओर इशारा किया था, और जैस्मिन के चेहरे पर एक साया सा लहराया था। उसे रूखे अंदाज में कहते हुए शोभित ने मोबाइल पर आती कॉल रिसीव की। जी सर, जी कल आ रहा हूँ, तो चार्ज 1 दिन बाद संभाल लूँगा। कोई मसला नहीं सर, अपना मेरा शहर है, मुझे कोई दिक्कत क्यों होगी? शोभित की ठहरी हुई आवाज़ जैस्मिन के कानों से भी टकरा रही थी, और उसके आंसू जारो कतार बह रहे थे। शोभित कॉल बंद करके पलटा तो उसकी आंखों से बहते आंसू देखकर होंठ भींच गया। आपका ट्रांसफ़र हो गया? वो बर्तन खाली करते हुए दुखी लहजे में बोली। हाँ, हो गया है। शोभित ने भी सरसरी लहजे में बताते हुए आज उसके दिल की हर उम्मीद तोड़ डाली जो उसके लाख समझाने के बावजूद भी उसने अपने दिल में पाल रखी थी। मुझे याद करेंगे? बर्तन उठाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बहुत उम्मीद से पूछा था उसने। नहीं। कुछ पल रुककर शोभित ने सख्त लहजे में कहा तो वो जख्मी सी मुस्कुराते हुए चेहरा फेर कर ढीले कदमों से वापस जाने लगी। जैस्मिन। शोभित की पुकार पर वो एक बार फिर रुकी थी, लेकिन पलटी नहीं थी। मेरी मंगनी हो चुकी है और मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ उससे, शायद इश्क
इसीलिए कभी उम्मीद के सहारे मत जीना, सिवाय दर्द के कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम बहुत अच्छी हो, खूबसूरत हो, बस अपनी अहमियत को पहचानो और सामने वाले की नज़र में अपने लिए इज्जत बनाओ, ना कि उसके सामने खुद को पेश करो। भगवान ने तुम्हारी किस्मत में भी बहुत अच्छा हमसफ़र लिखा होगा जो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी किस्मत में नहीं हूँ, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, अपनी मंगेतर वरीशा से करता हूँ। शोभित ने आज दिल बड़ा करते हुए उसे हकीकत बता दी, जो वो किसी से भी नहीं कहना चाहता था, क्योंकि उसे अपना प्रचार करना पसंद नहीं था। वो जा चुकी थी। तभी शोभित ने आगे बढ़कर दरवाज़ा लॉक कर दिया। उसे दुख था कि उसकी वजह से किसी का दिल दुखा था, लेकिन हकीकत यही थी। वो वरीशा की जगह किसी और को दे ही नहीं सकता था। उस दिन का गुस्सा अपनी जगह था, लेकिन वो उसकी थी और शोभित खुराना सिर्फ वरीशा का, अपनी आखिरी सांस तक अपनी मोहब्बत का। शोभित खुराना चंडीगढ़ पहुंचा तो उसके अपने शहर में उसके अपने रिश्तेदारों और दोस्तों ने उसका खूब स्वागत किया। वो उनकी मोहब्बतों के सामने लाजवाब हो गया। घर पहुंचा तो मम्मी पापा भी बहुत मोहब्बत से मिले थे, बल्कि उसे देखकर भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। और जब उन्हें उसके ट्रांसफ़र का पता चला तो एक पल के लिए वो चुप हो गए। क्या बात है मम्मी, अच्छा नहीं लगा मेरा यहाँ ट्रांसफ़र होना आपको? उसने महसूस किया और बोल भी दिया, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो तरस गई थी तुम्हारी सूरत देखने को। मेरा बच्चा अब मेरे पास रहेगा, मेरी नज़रों के सामने, तो एक सुकून होगा। वो खुशी से उसका माथा चूमते हुए बोली, मम्मी दीदी कैसी हैं? उसके पूछने पर उनके चेहरे पर एक साया सा लहराया। बेटा ठीक है, अपने घर है, खुश है, और क्या चाहिए? वे थोड़ा उदास होकर बोली, कल चलेंगे दीदी से मिलने, उन्हें भी सरप्राइज दूंगा, मुझे देखकर खुश हो जाएंगी। शोभित ने कहा। शोभित, क्या पिछली बार जब वहाँ गए थे तो कोई बात हुई थी? उन्होंने ठहरे हुए लहजे में पूछा। नहीं तो, कुछ खास नहीं, क्यों, क्या हुआ? शोभित के माथे पर बल पड़ गए। पिछली बार की मुलाकात का हर पल उसे याद था। बेटा, उन्होंने मना किया है कि अब दोबारा तुम वहाँ न जाओ। वे सिर झुकाकर बोली। क्यों? शोभित ने तीखे अंदाज में पूछा। उन्होंने कहा कि आखिरी बार जब तुम गए थे तो उनके मेहमानों के सामने बहुत हंगामा किया तुमने और उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा, इसलिए तुम्हारे स्वदेश अंकल और तुम्हारे पापा ने कहा है अब शोभित को मना कर दो कि वो वहाँ न जाए। बहन की ससुराल का मामला है। मम्मी, वो मेरी भी ससुराल है, आपको नहीं लगता अब ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है? शोभित ने उनकी बात काटते हुए कहा। बेटा, उनका घर है, जिसे वो चाहे आने दें, जिसे ना चाहे ना आने दें। हम कौन होते हैं बोलने वाले? मम्मी की बात पर शोभित को गहरी हैरानी हुई। आप उनसे इतना डरते क्यों हैं? उसने तेज लहजे में पूछा। बात डर की नहीं है शोभित खुराना। अचानक से पापा के बीच में बोलने पर वो उनकी तरफ मुड़ा। वे अभी अभी बाहर से आए थे। फिर जो बात है वो बताइए, शोभित ने कहा। शोभित भी आज जैसे सीधा हो गया था। आखिर ये हो क्या रहा था? अंकल जी की हर जायज नाजायज बात क्यों मानी जा रही थी? बेटा, वो तुम्हारी बहन का ससुराल है, थोड़ा ध्यान रखो। इस हिसाब से तो वो मेरा भी ससुराल है, उस घर का दामाद हूँ, ध्यान तो उन्हें भी रखना चाहिए। शोभित ने दो टूक जवाब दिया। वो क्या ध्यान रखेंगे? पापा ने तंजिया हंसी हंसी। वो तो ये रिश्ता ही करना नहीं चाहते थे, और अब भी? क्या अब भी पापा? क्या सोच रहे हैं वो? शायद अभी वो मुझे अच्छे से जानते नहीं। अगर ये डीएसपी अपनी पर आया ना तो सब बर्बाद कर देगा। मेरी मंगेतर है वो, उनकी सब शर्तें मानकर मंगनी की थी। अब अगर उन्होंने कोई भी बदमजगी पैदा करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शोभित के आक्रामक तेवर देखकर उसके माँ बाप चुप हो गए। वो चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर अंकल जी को तकलीफ क्या थी। सोचते हुए उसका दिमाग फटने लगा। लेकिन एक बात तो तय थी, वो वरीशा से किसी भी हालत में पीछे नहीं हट सकता था। मम्मी, वरीशा की कितनी उम्र हो गई है? सुबह नाश्ते की टेबल पर उसके अचानक पूछे गए सवाल पर उसके माँ और पापा दोनों ही चौंक गए। 16 की हो गई है शायद, धीमे से जवाब आया। तो शादी के लायक है ना? उसने भी गंभीरता से पूछा। बेटा, वो 18 की नहीं हुई, पापा ने होंठ भींचते हुए कहा। तो क्या हुआ? मंगनी के वक्त वो 10-11 साल की थी। मंगनी हो सकती है तो शादी क्यों नहीं? और 16 साल में लड़की बालिग हो जाती है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जो मैं अभी विदाई ले लूँ? उसकी बात पर पापा और मम्मी दोनों ही परेशान हो गए। तुम्हारे अंकल जी नहीं देंगे विदाई, पापा ने समझाया। अच्छा, फिर क्या उसके 18 का होने पर वो शादी करके विदाई देंगे? उसने तंजिया से पूछा। बेटा,
मुझे नहीं लगता वो ये शादी करेंगे और तुम्हें अपनी बेटी देंगे। तुम अपने दिल से बरीशा को निकाल दो, ये रिश्ता ख़त्म कर दो। मैं कहीं और अच्छी जगह। मम्मी। उनके शब्दों पर वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ था। मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल किया। वो मेरी मंगेतर है। आप चाहती हैं कि जो मंगनी करते वक्त मैंने इतने पापड़ बेले, अब वो मंगनी ख़त्म कर दूं, उसे छोड़ दूं? सोच भी कैसे लिया आपने? एक बात याद रखिएगा, शोभित खुराना नाम है मेरा। मर जाऊंगा, मार दूंगा, लेकिन छोड़ूंगा कभी नहीं। वो मेरी थी, मेरी है और अपनी आखिरी सांस तक मेरी ही रहेगी। वो सख्त अंदाज में कहता हुआ अपने कमरे की ओर बढ़ गया, जबकि उसके मम्मी पापा बुरी तरह परेशान हो गए थे, क्योंकि वो जानते थे सुदेश जी के इरादे खतरनाक हैं और ऐसे में शायद उसकी बहन के घर पर भी असर पड़े। वो बिना नाश्ता किए ही पुलिस स्टेशन चला गया था। सारे मामलों को देखते हुए कुछ देर के लिए दिमाग से सब कुछ निकाल देना चाहता था। वो आज पुलिस स्टेशन के दौरे पर था। सबने बहुत अच्छे से उसका स्वागत किया था। अपनी पुलिस जीप में वो अब पुलिस कोर्ट जा रहा था कि तभी एक कार में उसे वरीशा दिखाई दी। उसके साथ वही उस दिन वाला लड़का भी था। वो ड्राइविंग सीट पर था, जबकि वरीशा उसके साथ वाली सीट पर बैठी थी। दोनों ही किसी बात पर मुस्कुरा रहे थे। उसे हैरानी हुई। वो उसकी मंगेतर थी, लेकिन शोभित के साथ इस तरह कभी न बैठी थी। यहाँ तक कि उससे बात करना भी अंकल जी को गवारा नहीं था, और एक गैर मर्द के साथ वो उस समय गाड़ी में मौजूद थी। शोभित का दिमाग बुरी तरह गुस्से के मारे गर्म होने लगा। अपनी मंगेतर को किसी और के साथ गाड़ी में बैठा देखकर उसका जी चाह रहा था वो उसे गोलियों से शूट कर दे, और फिर उसे मौका मिल गया। उस व्यक्ति ने किसी गाड़ी को ओवरटेक करते हुए सड़क के साइड पर लगाई एक गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर पर वहां चीखें तेज हुई थीं, जिसमें वरीशा की चीखें भी शामिल थीं। शोभित ने उसी समय अपनी जीप रुकवाई और उनकी तरफ तेजी से बढ़ा। वो व्यक्ति गाड़ी से बाहर निकला। जी, ये क्या तरीका है? रास्ते में गाड़ी खड़ी की हुई है, हटाओ आगे से। वो व्यक्ति अपनी गलती मानने की बजाय दूसरे गाड़ी वाले पर चढ़ दौड़ा था, जो अपनी फैमिली के साथ वहां मौजूद था, और एक्सीडेंट होने से उसकी फैमिली तो बच गई थी, लेकिन उसकी गाड़ी का बुरी तरह नुकसान हुआ था। सर, गलती आपकी है। आपने आकर एक खड़ी हुई गाड़ी को टक्कर मारी है और आप मुझ पर चिल्ला रहे हैं। सामने वाले व्यक्ति ने भी गुस्से से बात की। क्या हो रहा है ये सब? अचानक शोभित के आने पर भी सब लोग चुप हो गए। उसे देखकर परेशान भी हुए। वरीशा के चेहरे पर भी डर की लहर आई, जो शोभित को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। शोभित ने तो अब तक कभी उसे डराने की कोशिश नहीं की थी, यहाँ तक कि उसे कभी ऊंचे लहजे में बात तक न की थी, बल्कि बात ही नहीं की थी। फिर भला वो उससे इतना डर क्यों रही थी? और यही बात शोभित को पसंद नहीं थी। हो सकता था वो अपने इस काम से डर रही हो, जो इस समय एक गैर लड़के के साथ उसकी गाड़ी में बैठी हुई थी। इसका चालान कर दो और पुलिस स्टेशन लेकर चलो। शोभित ने उसकी सारी बात बेध्यानी से सुनते हुए इंस्पेक्टर से कहा। तो वो व्यक्ति भड़क गया। ऐसे कैसे लेकर जा सकते हो? अभी तुम मुझे जानते नहीं हो। बहुत ऊपर तक पहुंच है मेरी। साइड पर हट। उस व्यक्ति ने बदतमीजी से शोभित को एक तरफ धक्का दिया। दिमाग तो शोभित का पहले से शॉर्ट था और उसने और भी उसे गर्म कर दिया था। शोभित ने जोर का एक थप्पड़ उसके गाल पर मारा तो वो लड़खड़ाकर अपनी गाड़ी के बोनट पर गिरा। ये वर्दी तेरे बाप की नहीं है जो हाथ लगाकर गंदा कर रहा है। इसे फिर से हाथ लगाया तो ये हाथ यहीं पर तोड़ दूंगा। शोभित की बात और उसके थप्पड़ से उसकी जान निकल गई। चुपचाप पुलिस स्टेशन चलो, मुझे भी लेकर जाएंगे। अचानक से अपनी नरम और नाजुक आवाज़ में बोलती वो शोभित को बुरी तरह अपनी ओर आकर्षित कर गई। गाड़ी को साइड पर लगाओ और उसे बिठाओ जीप में। शोभित ने इंस्पेक्टर से कहते हुए खुद वरीशा की तरफ कदम बढ़ाए, जो कॉलेज यूनिफॉर्म में थी और खुद पर अच्छे से शॉल ओढ़ रखी थी। शोभित ने उसका हाथ थामे उसे वहां से पैदल लेकर आगे की ओर बढ़ने लगा और एक बड़े से होटल पर ले जाता एक कोने वाली जगह ढूंढता उसे बिठाया। वो थोड़ी डरी सहमी सी थी और घबराई हुई नज़रों से शोभित को देख रही थी। क्या कर रही थी उसके साथ? शोभित के सवाल पर वो डर गई। घर जा रही थी, हकलाते हुए बोली। उसका रंग रूप और उसके बदन की उभरती खूबसूरती को देखकर कहीं से कहीं तक नहीं लगता था कि वो 15-16 साल की है। शोभित के दिमाग में एकदम धमाका सा हुआ था। 1 मिनट, तुम्हारी उम्र तो 16 साल है ना? फिर इतनी जल्दी कॉलेज कैसे पहुंच गई? उसकी बात पर उसने हैरानी से शोभित को देखा। मेरी उम्र 16 नहीं 18 है, आपको गलतफहमी हुई है। उसकी बात ने शोभित के चारों ओर धमाके का असर किया था। मतलब अंकल जी ने उसकी असली उम्र भी छुपाई है।
मुझे जानती हो मैं कौन हूँ? गंभीर लहजे में पूछते हुए उसे अपनी पूरी नज़रों के फोकस में रखा। जी, आप भाभी के भाई हैं, वो शांति से बोली। एक रिश्ता और भी है हमारा, क्या वो जानती हो? अब की बार शोभित का लहजा थोड़ा सख्त हुआ था। उसने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाकर ना में जवाब दिया। इतने में वेटर ऑर्डर लेने आ गया। उसे ऑर्डर देते हुए उसके जाने के बाद शोभित फिर से बरीशा की ओर ध्यान देने लगा, जो बहुत बारीकी से उसका जायजा ले रही थी। क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा मैं? उसकी नज़रों में पसंदीदगी देखते हुए भी शोभित ने चेयर के साथ टेक लगाते हुए मीठी नज़रों से उसे देखकर पूछा। अच्छे हैं, वो नज़रें झुका गई। और वो आदमी, क्या नाम है उसका? क्यों बैठी उसकी गाड़ी में? और क्यों लेने आया था वो तुम्हें? अब की बार शोभित का लहजा सख्त हुआ था। वो मेरी तबीयत खराब थी तो पापा जी ने उसको भेज दिया मुझे लेने। वो सफाई दे रही थी। कौन है वो व्यक्ति? और क्या रिश्ता है तुम लोगों का उसके साथ, जो अंकल जी ने तुम्हें उसके साथ भेज दिया? उन्हें शर्म या गैरत नहीं आई? शोभित ने गुस्सा दबाते हुए कहा तो वो घबराकर उसे देखने लगी। आप पापा जी के लिए क्या बोल रहे हैं? वो आपके अंकल जी हैं। प्लीज़ मुंह बंद, खबरदार जो मुझे कुछ भी सिखाने की कोशिश की तो। उसकी बात पर वो रोते हुए उठकर खड़ी हुई। मुझे घर जाना है, वो आंसू दबाते हुए बोली। पहले तो तुम्हें पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा, उसके बाद। पुलिस स्टेशन का नाम सुनते ही वो लड़खड़ाते हुए बेहोश हो गई। उससे पहले कि वो जमीन पर गिरती, शोभित ने उसे तुरंत अपनी बाहों में भर लिया। नरम और नाजुक शरीर को अपनी बाहों में भरते हुए शोभित के दिल में अनगिनत भावनाएं जागी थीं। पूरे शरीर में एक तरह का स्पार्क हुआ था। वहां मौजूद होटल का मालिक शोभित का दोस्त था। उसकी गाड़ी में उसे अस्पताल लेकर आया और उसके बाद उसका चेकअप हुआ था। और चेकअप के बाद उसकी रिपोर्ट शोभित के हाथ में थी। वो प्रेग्नेंट थी। शोभित पर तो सातों आसमान न गिरते तो क्या होता। शोभित ने पुलिस स्टेशन से अपनी गाड़ी अस्पताल मंगवा ली थी ताकि चेकअप के बाद बरीशा को घर छोड़ सके। लेकिन रिपोर्ट हाथ में थामे शोभित उसे अस्पताल में छोड़कर बाहर निकल गया था। आज उसे महसूस हो रहा था कि कयामत से पहले कयामत किसे कहते हैं। शोभित अपनी जगह से उठा और वापस अस्पताल आया। वो अभी भी वहीं एक बेंच पर बैठी हुई थी, चारों ओर सहमी हुई निगाहें दौड़ा रही थी। क्या वो शक्ल से जितनी मासूम लगती थी उतनी थी? ये सवाल शोभित को चुभने लगा था। चलो, उसके पास आते हुए शोभित ने खुरदरे लहजे में उससे कहा तो वो एकदम से चौंक उठी। आप कहाँ चले गए थे शोभित भाई? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। शोभित की ओर पलटते हुए उसके शब्द मुंह में ही दम तोड़ गए। शोभित खुराना, भाई नहीं हूँ मैं तुम्हारा, बल्कि तुम्हारा मंगेतर हूँ। बल्कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पति हूँ। मंगेतर इसलिए कहा क्योंकि बचपन में हुई शादी को मैं शादी नहीं मानता। जब तुम्हारे साथ शादी की वो रस्में हुई थी उस समय तुम छोटी बच्ची भी नहीं थी कि तुम्हें याद ना हो। शोभित का लहजा अचानक बदल गया था। वो पथराए चेहरे के साथ उसे देखने लगी। मुझे याद है, लेकिन पापा जी ने कहा था कि आपने मुझे तलाक दे दिया है। उसने नम लहजे में कहा तो उसकी बात पर शोभित का दिमाग और ज़्यादा दुखने लगा। अच्छा, तो क्या तुम्हारी शादी करवा दी उन्होंने किसी से? शोभित ने तेज लहजे में पूछा। नहीं तो, वो तुरंत जवाब देते हुए पीछे हटी। सिर्फ रिश्ता तय किया है रोहन के साथ। उसके शब्द शोभित के दिल में तीर की तरह चुभे थे। शोभित गुस्से से उसकी कलाई थामे वहां से बाहर आया और बिना उससे ज़्यादा कोई बातचीत किए बिना उसे उसके घर ले आया। उसका हाथ थामे ही अंदर दाखिल हुआ, जबकि शोभित के दिमाग से वो रिपोर्ट निकल ही नहीं रही थी। अरे शोभित, दीदी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा। अंकल जी कहाँ हैं? आज उसने अपनी दीदी के साथ कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई। दिल को कस के दबाकर पीछे हटते वो सिर्फ इतना कह पाया, क्या है, क्यों शोर मचा रहे हो? और बरीशा, ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है? वो माथे पर बल डालते हुए बोले। ये तो आप मुझे बताएंगे ना, वो उस रोहन के साथ क्या कर रही थी? किसकी अनुमति से ये उसके साथ थी? उसकी आवाज़ इतनी ऊंची थी कि दीवारें भी कांप उठीं। मेरी अनुमति से थी। सुदेश जी सीने पर हाथ मारते हुए बोले। मेरी मंगेतर को क्यों भेजा उसके साथ? मंगेतर का रिश्ता ख़त्म समझो। बरीशा की शादी वहाँ होगी जहाँ मैं चाहूँगा, समझे तुम? वो भी उतने ही गुस्से से चीख कर बोले थे। ये आपकी भूल है अंकल जी कि ये रिश्ता ख़त्म होगा और मेरी बरीशा को किसी और के हवाले करेंगे। जान ले लूँगा सबकी। उसने बरीशा का हाथ थामते हुए निश्चिंत अंदाज में कहा। बकवास बंद। वो चिढ़े हुए थे। अगर मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तबाही मचा दूंगा। उसका गुस्सैल लहजा देखकर सब लोग चुप हो गए थे। शोभित, बरीशा अभी 18 की नहीं हुई और तुम? दीदी की बात पर उसने तंज करते हुए उन्हें देखा। आज महसूस हो रहा है
बहनें शादी के बाद कैसे पराई हो जाती हैं। शोभित ने पूरी कोशिश की कि उसकी आवाज़ और लहजा ऐसा हो कि कोई भी ये महसूस न कर सके कि वो दुखी है, कि उसे तकलीफ हुई है। और शोभित खुराना किसी से अपनी तकलीफ साझा नहीं करता था। शोभित, दीदी तड़पते हुए आगे बढ़ी तो शोभित ने हाथ उठाकर उन्हें वहीं रोक दिया। बस, अब और नहीं। फिर वो सुदेश जी की ओर मुड़ा, जिनका बस नहीं चल रहा था कि उसे गोली मार दे। मैं जानता हूँ बरीशा 18 की हो चुकी है, इसलिए अब और झूठ नहीं। पुलिस वाला हूँ, क्या कर सकता हूँ आप अच्छे से जानते होंगे, इसलिए अपने ऊपर काबू रखिए, वरना मैंने खुद को बेकाबू किया तो फिर आप रोते फिरेंगे। पछताने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। उंगली उठाकर उन्हें चेतावनी देते हुए उसने बरीशा की कलाई थामे बाहर की ओर निकल गया। सोच रहा था कि वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाकर सुदेश जी से सवाल करेगा कि उसकी अमानत में चोरी कैसे हुई, आपने उसकी अमानत का ख्याल क्यों नहीं रखा, लेकिन नहीं कर सका सवाल। साथ बैठी लड़की पर एक नज़र डाली जिसका वो बचपन से दीवाना था, और अब ये लड़की उसकी रूह तक समा चुकी थी। वो उसे सबके सामने बेइज्जत नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि वो उसकी थी, उसके नाम से जुड़ी थी, उसके दिल से जुड़ी थी, उसकी जात का हिस्सा थी। कैसे बेइज्जत कर देता खुद को सबके सामने, नहीं कर सका था, लेकिन उसे माफ़ करने के मूड में भी नहीं था। वो उसकी गुनहगार थी तो सजा भी उसने खुद ही उसे देनी थी। सख्ती से जबड़े भींचते हुए उसने उसे कलाई से थामकर बाहर की ओर बढ़ने लगा कि सुदेश जी पीछे से बोले, तुम किस हक से अपने साथ लेकर जा रहे हो? अपनी बीवी होने के हक से, जो अभी कुछ ही देर में ये मेरी बीवी हो जाएगी। उसने सुदेश जी पर जैसे बम छोड़ा था। उसके हाथ में मौजूद गन देखकर उनकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। वो वरीशा को लेकर सीधा पास के मंदिर में गया था और पूरी रस्मों रिवाजों के साथ उसे अपनी पत्नी बना लिया। वो चुपचाप उसकी हर बात मानती चली गई। हाँ, उसकी आंखों में आंसू जरूर थे जिन्हें उसने अनदेखा कर दिया था। थोड़ी देर बाद ही वो उसका हाथ थामे घर के अंदर दाखिल हुआ। शोभित, मम्मी ने आकर सवाल किया, ये बरीशा ये रो क्यों रही है? मम्मी अचानक परेशान हो गई थी। शादी कर ली है और विदा करा कर भी ले आया हूँ, और प्लीज़ मम्मी, मुझे अभी कोई लेक्चर नहीं सुनना, क्योंकि आपकी बहू 18 की है, ना कि 16 की। झूठ बोला गया था हमसे। शोभित तो जैसे फुनकार उठा था। बरीशा ने घबराकर मम्मी की ओर बढ़ना चाहा कि शोभित ने उसे कलाई से थामे अपनी ओर खींचा था। वो शोभित के गुस्से से बुरी तरह सहम गई थी। शोभित, इसमें इस बेचारी का क्या दोष? उसे क्यों? मम्मी ने उसकी साइड लेने की कोशिश की तो शोभित को और भी गुस्सा दिला गई। मम्मी प्लीज़, इस बेचारी के करतूत बताऊं ना आपको तो कानों को हाथ लगाएंगी आप। शोभित की बात पर उसकी मम्मी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया, लेकिन वो शोभित से और कुछ नहीं पूछ पाई, और शोभित ने भी चुपचाप बरीशा की कलाई पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए कमरे की ओर कदम बढ़ाए, और शोभित के साथ घसीटती हुई वो चली गई, जबकि उसकी मम्मी वहीं बैठी दुख से अपने गुस्सैल बेटे को देखती रह गई। कमरे में ले जाते ही शोभित ने बरीशा को जोर से बेड पर धक्का दिया कि वो सिसक कर रह गई, और पेट पर हाथ रखे वो सीधी होते हुए बिलख बिलख कर रो पड़ी। पेट पर हाथ रखकर उसे रोते देखकर शोभित पागल हो गया था। मतलब वो भी जानती थी कि वो प्रेग्नेंट है। उफ, जी चाहता था कि उसे जान से मार दे या फिर खुद को ही मार दे। क्यों क्यों किया तुमने ये सब? क्यों बरीशा? शोभित के नाम के साथ जुड़े होते हुए किसी और से रिश्ता क्यों जोड़ा? शोभित ने बांस उठाकर दूर दीवार पर फेंक दिया और वो चीख उठी, मुझे मुझे मारना नहीं, प्लीज़ मुझे मत मारना। वो रो रोकर बुरी तरह पैनिक होते हुए बेड से पीछे की ओर खिसकती, घुटनों के चारों ओर अपने हाथ लपेटती सिसक रही थी। इतना नाटक किस चीज़ का कर रही हो? जैसे शोभित तुम्हारी सच्चाई जानता नहीं। बोलो बोलो, किसका है ये बच्चा? शोभित ने उसे बालों से पकड़कर अपने सामने किया तो वो हिचकियां लेते हुए शोभित को सवालिया नज़रों से देखने लगी। कौन सा बच्चा? मैं तुम्हारी जान ले लूँगा बरीशा, सच बताओ, किसके साथ जोड़ा तुमने शरीर का संबंध? बोलो वरना। शोभित ने अपनी गन निकालते हुए उसे तान दिया। शोभित पर इतना खून सवार था कि उस समय शायद वो उसे या खुद को ही मार देता। शोभित मैं नहीं जानती। अब क्या? वो गन को देखती हकलाते हुए बोली, तुम ऐसे नहीं मानोगी। शोभित ने लॉक खोला तो वो झुरझुराते हुए आंखें बंद कर गई। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, किसके बच्चे की माँ बनने वाली हो तुम? शोभित की ठंडी आवाज़ पर उसने इस बार हैरानी से शोभित को देखा, और अगले ही पल उसका हाथ उठकर शोभित पर आ गया था। शोभित के गाल पर उसने अपना नाजुक हाथ का थप्पड़ जड़ दिया था। शोभित ने गुस्से से उसकी ओर देखा।
बदले में शोभित भी उसे थप्पड़ मार सकता था, पर जानता था उसका थप्पड़ वो सहन नहीं कर पाती, होश और हवास खो देती, और उस समय उसका होश में रहना बेहद जरूरी था। आपको शर्म नहीं आती मुझ पर इतना घटिया? वो अब की बार बिना डरे बोल रही थी। शोभित ने उसे फिर से पीछे धक्का दिया तो उसका सिर तकिए पर जा लगा। सीधा गिरने से उसे फिर से चक्कर आने लगे थे। वो सिर थामे उठने की कोशिश में हलकान हो रही थी। शोभित ने उसके पास बिस्तर पर एक घुटना टिकाते हुए उसके सिर के पीछे हाथ रखे उसे अपनी ओर खींचा था। दूसरा हाथ उसके पेट पर रखते हुए उस पर पकड़ मजबूत की कि वो दर्द के मारे सिसक कर रह गई। छोड़े मुझे, पेट में दर्द हो रहा है। वो दर्द सहन करती शोभित के हाथों पर अपने हाथ रख गई। कितने महीने का है जो अभी से दर्द शुरू हो गया? जब किसी के साथ ये बेहयाई वाला रिश्ता जोड़ रही थी तब तुम्हें दर्द नहीं हुआ? तब नहीं चिल्लाई तुम? शोभित अब की बार ऊंची आवाज में दहाड़ा था। भगवान के लिए चुप हो जाइए शोभित, मुझ पर इतना घटिया इल्जाम मत लगाओ। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं पाक दामन हूँ। वो रोते हुए बोलती आखिर अपनी पाकदामनी की गवाही खुद से दे रही थी। शट अप, किसी और को उल्लू बनाना। 6 महीने पहले मैंने शख्स रोहन को तुम्हारे घर देखा था, जो अब तक साथ है तुम्हारे। बताओ क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ, और कितना गहरा रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं है शोभित, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कसम खाती हूँ। खबरदार, झूठी कसम खाई तो। मैंने उसके बालों को सख्ती से जकड़ा कि वो अपनी आंखें मींच गई। मैं एकदम पवित्र हूँ। वो आंखें मींचे फिर से वही शब्द दोहराते हुए हिचकियाँ ले रही थी। तुम पवित्र और अनछुई हो तो क्या ये रिपोर्ट्स झूठी हैं? मैंने साइड से फाइल उठाते हुए उसके मुंह पर मारी। वो डरकर पीछे हटी, फिर कांपते हाथों से फाइल पकड़ते हुए मुझे देखने लगी। पढ़ो। इतना तो पढ़ना आता ही होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और इसका मतलब भी जानती होगी। मेरे तंज पर उसने फाइल खोली तो उसका पूरा शरीर कांप रहा था। कह दो कि यह सब झूठ है, लेकिन तुम मुकर नहीं सकती। ये आज की रिपोर्ट्स हैं, और तुम मैंने कोई टेस्ट नहीं करवाए तो ये रिपोर्ट्स कहाँ से आईं? उसके पहले हैरान कर देने वाले सवाल पर मैंने उसे कहर भरी नज़रों से देखा। अच्छा, तो क्या ये रिपोर्ट्स हवा से बनी हैं? मैं गुस्से से उसके पास गया तो वो डर के बिस्तर के दूसरे हिस्से में जा समाई। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई टेस्ट नहीं करवाए, और सिर्फ एक चक्कर आने से कौन टेस्ट करवाता है? वो आंसू पोंछते हुए बोली। सही कह रही हो, एक चक्कर आने से तो टेस्ट नहीं होता, लेकिन तुम खुद बता दो कि तुम्हें चक्कर क्यों आए थे? क्या चक्कर आने की वजह प्रेगनेंसी ही होती है? क्या कोई और वजह नहीं हो सकती? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, रात से ही मुझे दर्द हो रहा है। इन दिनों में मुझे बहुत तेज़ दर्द होता है। मेरी टांगों में, मेरी कमर में बहुत तेज़ तकलीफ़ होती है। दर्द से मेरा बुरा हाल हो जाता है। कुछ खाने का मन नहीं करता, और इसी वजह से मुझे चक्कर आ गए थे। और आपको लगा कि मैं बदचलन हूँ? वो चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो पड़ी। तुम झूठ बोल रही हो। ये जो रिपोर्ट तुम्हारी है इसमें तुम्हारा नाम लिखा है। मुझे नहीं पता ये रिपोर्ट्स कहाँ से आई, लेकिन डॉक्टर ने तुम्हारा नाम लेकर मुझे दी थी। मैं बेगुनाह हूँ, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। व्हाट रविश! उसकी बात पर मैंने होंठ भींचे और उसे घूरा। मैं सच कह रही हूँ। वो फिर से पेट पर हाथ रखे बिस्तर पर ही दोहरी हो गई। क्या हुआ? अब की बार मैं घबराकर उसकी ओर बढ़ा और पंजों के बल बैठकर उसे देखने लगा। मेरे चेहरे पर परेशानी के आसार देखती वो हैरान हुई थी। दर्द है मुझे। वो मेरे कंधे पर हाथ रखे गहरी सांसें लेने लगी। क्या वो बाकी सच कह रही थी? अगर वरीशा सच्ची थी तो फिर ये रिपोर्ट्स कहाँ से आईं? इस एक बात ने मेरा सिर बुरी तरह घुमा दिया था। मुझे बाथरूम जाना है, वो दर्द सहती धीमी आवाज़ में कहती उठी थी। मैंने उसे सहारा देकर उठाया तो वो लड़खड़ाई। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो पेट के निचले हिस्से पर हाथ रखे अपना निचला होंठ दांतों तले दबाती हुई बाथरूम की ओर बढ़ी थी। मैं उसे बाथरूम तक ले जाते हुए खड़ा किया तो वो दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। तुम ठीक तो हो ना? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? दिखाओ मुझे। वो अपने पेट को पकड़े खड़ी थी, और मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो वो और भी पीछे हो गई। नहीं प्लीज़, आपको नहीं दिखा सकती। आप आंटी जी को बुला दीजिए प्लीज़। वो दर्द सहते हुए मेरे कॉलर को एक हाथ से पकड़कर बोली। मैं भेजता हूँ। उसकी हालत देखकर मैं घबरा गया था। तुरंत दरवाज़ा खोलकर बाहर भागा। मम्मी को बस इतना ही कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, चलिए मेरे साथ। वो फौरन मेरे साथ कमरे में आई थी। मैंने उन्हें बाथरूम की ओर इशारा करते हुए बताया कि वो वहाँ है। उसी वक्त मोबाइल पर बजती रिंगटोन की ओर मेरा ध्यान चला गया, जो काफ़ी देर से बज रही थी। मैंने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ दीदी थी। शोभित, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो,
लेकिन मेरे प्यारे भाई, कसूरवार अंकल जी और आंटी जी हैं। उन्होंने बरीशा से तुम्हारी मंगनी के बारे में झूठ बोला। मुझ पर भी सख्ती की गई कि इस मामले में कुछ न बोलूं, वरना वो राहुल की दूसरी शादी करवा देंगे। और आज बरीशा के कॉलेज से फ़ोन आया था कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, रात से और सुबह भी। उसकी फ़िक्र में रोहन को भेजा अंकल जी ने। वो इस घर में बहुत आता जाता है, लेकिन कभी बरीशा उसके साथ ज़्यादा फ्री नहीं हुई। अंकल जी ने कहा था कि वो रोहन से उसका रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, लेकिन उसने मना कर दिया था। मुझसे कहा था कि तुमसे बात करवाऊं, पर मैं डर गई थी, इसलिए तुमसे कुछ भी न कहा। और आज शोभित उसकी सज़ा भुगत रहा है। शोभित की दीदी रो रही थी। शोभित ने प्रेगनेंसी की फाइल उठाकर ध्यान से पढ़ना शुरू किया तो उसके दिमाग में एक हलचल सी मच गई। ब्लड ग्रुप बरीशा का ओ नेगेटिव था, लेकिन यहाँ बी पॉजिटिव लिखा था। और फिर बरीशा का तो कभी ब्लड ग्रुप चेक ही नहीं कराया गया था, तो फिर रिपोर्ट में क्यों लिखा था? शोभित ने बहन से कहा कि वो उनसे बाद में बात करता है। वो क्या कह रही थी शोभित ध्यान से सुन कह रहा था। फोन रखते ही शोभित ने उसी अस्पताल के नंबर पर कॉल मिला दी। उसे जल्द से जल्द सच्चाई जाननी थी। शोभित अपने कमरे से बाहर बालकनी में आ गया था। वो नहीं चाहता था ये बात किसी और को पता चले। अस्पताल फ़ोन करके जब शोभित ने डिटेल्स पूछनी चाही, तो जो जवाब उसे मिला उसने उसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली। जल्दी में आपको हमने गलत फाइल दे दी है सर। दूसरी मैडम मिस बरीशा बार बार आकर हमारा दिमाग खा रही हैं कि मेरी फ़ाइल वापस करें। अगर आप मेहरबानी करें तो वो फ़ाइल दे जाइए और अपनी वाइफ की असली फ़ाइल लेकर जाइए। शायद एक जैसा नाम होने की वजह से फाइलें बदल गई थीं। उस पर शोभित का दिल चाहा कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। कॉल बंद होते ही शोभित ने रेलिंग पर हाथ रखा, खुली हवा में गहरी सांस ली। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बिना किसी जांच के किसी और की फाइल ले आया था। ये तो बरीशा की फाइल थी ही नहीं, मतलब वो सच कह रही थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? शोभित ने अपना सिर पकड़ लिया कि तभी नैना जी उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। बेटा, बरीशा की तबीयत अब पहले से ठीक है, खाना खिला दिया है। बेचारी सुबह से भूखी थी और तबीयत भी खराब थी। बता रही थी कि तुम उसे डॉक्टर के पास भी लेकर गए थे। वैसे बेटा, उसे डॉक्टर की नहीं, हम सबकी मोहब्बत, ध्यान और प्यार की ज़रूरत है। तुम्हारे अंकल जी ने कभी उसे इंसान समझा ही नहीं, ना ही उसकी भावनाओं की कदर की। बस अपना हुक्म चलाते रहे। चलो आ जाओ अंदर, खाना खा लो, फिर तुम भी आराम करो। वो शोभित के कंधे पर हाथ रखती हुई कमरे की ओर चली गई। अब शोभित को समझ नहीं आ रहा था वो किस मुंह से अंदर जाए। शोभित ने उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, वो तो उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। गहरी सांस छोड़ते हुए शोभित अंदर आया, जहां वो बिस्तर पर कंबल ओढ़े पूरी तरह छिपी हुई थी। शोभित में हिम्मत नहीं थी कि उसके पास जाए। हाथ में पकड़ी फाइल को शोभित ने एक दराज में रख दिया और कमरे से बाहर आकर नैना जी के पास बैठ गया। उन्होंने खाने की ट्रे शोभित के सामने रख दी। मम्मी जी, अंकल जी ऐसा क्यों कर रहे थे? वो बरीशा को मुझसे दूर क्यों करना चाहते थे और उसकी शादी कहीं और क्यों करवाना चाहते थे? जरूर कोई वजह होगी। दिल में उठते सवाल शोभित ने अपनी माँ से पूछ ही लिए। बेटा, वो राहुल और मोनिका की शादी के खिलाफ थे, लेकिन राहुल ने कह दिया कि वो मोनिका से ही शादी करेगा, इसीलिए उन्हें मजबूरी में हाँ करना पड़ी। वो अपने दोनों बच्चों की शादी बहुत अमीर घरानों में करवाना चाहते थे। एक तरफ राहुल ने उनका सपना तोड़ा और दूसरी तरफ तुमने बरीशा का हाथ मांग लिया, तो वो और ज़्यादा नाराज़ हो गए। उन्होंने शादी के लिए हाँ तो कह दी, लेकिन उनका इरादा कभी भी रुखसती देने का नहीं था। वो इस रिश्ते को तोड़ना चाहते थे। और तुम जानते हो, राहुल दुबई में रहता है। अगर वो यहाँ होता तो शायद कुछ कर पाता, लेकिन और फिर तुम भी यहाँ नहीं थे, तुम शहर से बाहर थे। वक्त और हालात हाथ से निकलते चले गए। तुम्हारी बहन भी उनसे डरते डरते जीने लगी और आज वो तुम दोनों के लिए बहुत रो रही है, बहुत परेशान है, क्योंकि तुम्हारे वहाँ से बरीशा को लेकर निकलने के बाद तुम्हारे स्वदेश अंकल ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा बखेड़ा खड़ा शुरू कर दिया था और इस वक्त रोहन को ढूंढ रहे हैं। वो जेल में बंद है मम्मी। शोभित ने पानी का गिलास होंठों से लगाते हुए सख्त लहजे में कहा। जेल में? लेकिन क्यों? उसने क्या किया? मम्मी को हैरानी हुई। एक एक्सीडेंट किया था उसने। उनकी बात पर शोभित ने उन्हें संक्षेप में सारी बात बता दी। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा खैर, तुम जाओ आराम करो, सुबह से थके हारे हो। और देखो अब ये वक्त आ गया है। और हाँ बेटा, बरीशा का ख्याल रखना। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बरीशा से कहना मेरे पास आ जाए। और हाँ, बच्ची को इस समय आराम की सख्त ज़रूरत है, उसे परेशान मत करना। समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? जाओ अब आराम करो।
उन्होंने बहुत मोहब्बत से कहते हुए कदम अपने कमरे की ओर बढ़ाए। शोभित ने बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पाते हुए कमरे में कदम रखा, जहां शायद अबो सो चुकी थी। शोभित ने भी उसे छेड़ना मुनासिब न समझा। जो कुछ आज उसने उसके साथ किया था, क्या वो शोभित की मोहब्बत पर एतबार करेगी? इस एक सवाल ने शोभित को सारी रात सोने न दिया। मुझे मोहब्बत करने का कोई हक नहीं, मोहब्बत में एतबार सबसे ज़रूरी है। और शोभित ने वही बरीशा पर नहीं किया था। कम से कम खुद पर तो एतबार कर लेता कि उसकी पसंद की गई लड़की पाक दामन है। उफ, ये मुझसे क्या हो गया था? शोभित चाह कर भी उसे छूने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तसल्ली किस बात से देता? सुबह उसके उठने से पहले ही शोभित फाइल लिए बाहर आया तो पापा ने अलग क्लास ले ली। शोभित ने उन्हें भी अपना आखिरी फैसला सुना दिया और हॉस्पिटल चला गया। शोभित ने वो फाइल हॉस्पिटल रिसेप्शन पर दी और अपनी बरीशा की फाइल मांगी तो उन्होंने उसे उस लेडी डॉक्टर के कमरे में भेज दिया जिसने बरीशा को कल चेक किया था। और फिर डॉक्टर की बात सुनते हुए शोभित ने खुद को जैसे जलजलों की जद में महसूस किया, क्योंकि वो शोभित की तरफ हैरानी से देखते हुए बोली थी, आपकी वाइफ को हल्के से चक्कर आए थे सर, और उन्हें कोई मेडिसिन नहीं दी गई थी। लड़की के इन खास दिनों में ये नेचुरल होता है। इसके दौरान दर्द आमतौर पर गर्भाशय के सिकुड़ने की वजह से होता है, जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम के केमिकल की अहम भूमिका होती है। ये सिकुड़न ब्लड फ्लो को रोककर तकलीफ पैदा करती है, मानसिक तनाव और जीवन शैली के दर्द को और भी बढ़ा देती है। क्या कोई मेडिसिन? शोभित ने सिर झुकाकर पूछा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, बस उन्हें गर्म रखें, कैफीन वाली चीज़ों से परहेज कराएं और आराम बहुत ज़रूरी है। कुछ दिन की बात है, देखभाल करें, आराम करवाएं, खुद ठीक हो जाएगी। अक्सर लड़कियों को पीरियड्स के दिनों में दर्द ज़्यादा हो जाता है। ये कोई असामान्य बात नहीं है, फिक्रमंद मत हों। वो मुझे हिदायत देती हुई अपनी दूसरी मरीज को देखने के लिए केबिन से बाहर चली गई और मैं तो बस पत्थर बना बैठा रह गया। वो कल चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी और मैं एक बेजान पत्थर दिल इंसान बना उसकी एक बात भी नहीं सुना। मैं वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन चला गया, घर जाने की हिम्मत नहीं हुई। शोभित के पापा का फ़ोन आया, उसे अंकल जी के घर बुलाया गया था, माफ़ी मांगने को कहा, रोहन को छुड़वाने को कहा। शोभित ने उनकी सारी बातें मान ली, लेकिन जब बरीशा को वापस घर छोड़ने को कहा तो वो गुस्से के मारे आपे से बाहर हो गया। मर जाऊंगा पर उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसकी ज़िंदगी से चला जाऊं तो मेरे मरने की दुआ करें। वो गुस्से में कहता वहाँ से निकल गया। अपनी ज़िंदगी को पाकर वो उसे कैसे खो देता ये वो नहीं जानता था। फिर पापा ने अंकल जी को कैसे समझाया, पर वो उनकी बात मान गए थे। शोभित को नहीं पता। शोभित हर सुबह बरीशा के उठने से पहले ही पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता था और फिर रात को देर से लौटता। उसकी माँ उसका बहुत ध्यान रखती थी। शोभित भी रखना चाहता था, लेकिन खुद को उसके सामने लायक नहीं समझता था। पुलिस स्टेशन में था कि घर से अचानक कॉल आई कि मम्मी की अचानक तबीयत खराब है। वो घबराकर तुरंत घर पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक थी, बल्कि उन्होंने शोभित के लिए केक सजाया हुआ था, साथ में कैंडल्स और बाकी खाने के इंतज़ाम भी थे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मेरे शोभित, हैप्पी बर्थडे टू यू। वो मुस्कुराता हुआ उनकी ओर बढ़ा तो उन्होंने उसका माथा चूम लिया। भगवान मेरे बच्चे को बुरी नज़र से बचाए और उसे हमेशा खुश रखे। उनकी बात सुनते ही शोभित की नज़र बरीशा पर जा ठहरी। आज पूरे एक हफ्ते बाद वो उसे देख रहा था। वो शोभित के लाए हुई ड्रेस में थी। भले ही दोनों के बीच बातचीत बंद थी, आमना सामना भी नहीं होता था, लेकिन शोभित ने उसकी हर ज़रूरत की चीज़ उसके कमरे में पहुंचा दी थी। वो भी शोभित के माँ बाप का ख्याल रखती अपना फ़र्ज निभा रही थी। ना वो लड़ी, न किसी से कुछ कहा, वो बस खामोश थी। और आज शोभित को उस पर गर्व हो रहा था। मेरी पसंद बाकी बहुत अच्छी है, जो अपने पति को दूसरों की नज़र में इज्जत देना और करवाना जानती है, शोभित ने दिल में मुस्कुराते हुए सोचा था। थोड़ी ही देर बाद शोभित ने केक अपने पापा को खिलाया, फिर माँ के मुंह में डाला तो उन्होंने एक बाइट लेते हुए शोभित का हाथ बरीशा की ओर मोड़ दिया। वो घबराकर शोभित को देखते हुए पलकें झुकाए केक का टुकड़ा मुंह में रख गई। थोड़ा सा केक उसके होंठों पर रह गया था, जिस पर शोभित की नज़रें अटक गई थीं, पर खुद पर काबू रखते हुए शोभित नैना जी की तरफ ध्यान देने लगा। खाने के दौरान वो बहुत अपनाइयत से सारे काम कर रही थी और फिर रात को सोते वक्त पापा को काढ़ा और मम्मी को दूध का गिलास भी दिया। बरीशा बेटा, शोभित कॉफ़ी पीता है, उसके लिए कॉफ़ी ले आना। पर आंटी जी, मुझे कॉफ़ी बनाना नहीं आता, वो धीमी आवाज़ में बोली। इट्स ओके, मैं खुद बना लूँगा, उसने जल्दी से कहा तो वो चली गई
और जब शोभित किचन में कॉफ़ी बना रहा था तो वो उसके करीब आई। मुझे सिखा दे, मैं बना दिया करूँगी। वो नज़रें झुकाए बोलती सीधा उसके दिल में उतरती जा रही थी। तबीयत कैसी है अब? वो कॉफ़ी फेंटते हुए बोला और उसकी और गहरी निगाहों से देखते हुए पूछने लगा। ठीक हूँ। कंधे से ढलकते दुपट्टे को सेट करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। कॉफ़ी रेडी है, तुम भी पियोगी? उसने उसका ध्यान बटाना चाहा तो उसने सर ना में हिलाया। तो कुछ और ले लो, काढ़ा, दूध या फिर चाय। वो शेल्फ से टेक लगाए ऐसे बातें कर रहा था जैसे उनके बीच के रिश्ते बहुत खुशगवार हों। नहीं, कुछ नहीं लेना। वो एक नज़र उसे देखते हुए रुख फेरती वहाँ से चली गई। वो वहीं कॉफ़ी पीता उसके बारे में सोचता रह गया। दिल बड़ा करके कमरे में आया तो वो बिस्तर पर लेटी सोने की कोशिश कर रही थी। उसने खामोशी से ड्रेसिंग रूम की ओर जाते हुए अपने कपड़े बदले और लाइट्स ऑफ की और बिस्तर की दूसरी तरफ जाकर टिक गया। आज उसके जल्दी घर आने पर दोनों ही एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस कर रहे थे। दोनों ही जाग रहे थे। दोनों ही के दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और दोनों के लब खामोश थे। उसने रुख फेर कर उसे देखा। आई एम सॉरी बरीशा, उस दिन एक गलत फहमी की वजह से मैंने उससे बात नहीं बन पाई। माफ़ करने वाली बात तो नहीं, लेकिन मैंने आपको माफ़ कर दिया। वो बिना अटके बिना रुके बोली थी। उसे सुखद आश्चर्य हुआ। इतनी आसानी से, इतने सख्त अमल के बाद माफ़ कर गई। थैंक यू बरीशा, तुमने मेरे दिल से बोझ हटा दिया है। मैं शर्मिंदा हूँ हकीकत में, और तुमने ये बात किसी से नहीं कही। इस बात ने मेरे दिल में तुम्हारा मकाम और ऊंचा कर दिया है। और वो रो दी। आपने जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, उस पर यकीन किया या नहीं, ये बात की बात है, पर आपने उस सबके बावजूद मेरा पर्दा रखा, अकेले कमरे में आकर सवाल जवाब किए, वरना आप चाहते तो सबके सामने भी कर सकते थे। इस बात पर मेरे दिल ने आपको माफ़ कर दिया और सॉरी भी कहना था आपसे। वो सूं करते हुए बोली। वो जो उसे हग करने का सोच रहा था एक पल के लिए रुका। सॉरी? वो किस लिए? आपको थप्पड़ मारा था, ज़्यादा जोर का लगा था। वो उसके गाल पर हाथ रखे मोहब्बत से पूछ रही थी। बहुत जोर का लगा था, उसने मासूमियत भरी सूरत बनाकर कहा तो वो और भी ज़्यादा रो दी। सॉरी, वो अनजाने में। अपने गालों से आंसू पोंछते वो उसकी तरफ करवट ले चुकी थी और उसने उसे खींचकर अपने करीब कर लिया। सॉरी की बजाय मरहम रख दो, आराम आ जाएगा। उसकी बात उसे शायद समझ नहीं आई थी, तभी वो दराज से कुछ तलाशने लगी और उसने उसे खींचकर उसके लबों से अपने गाल का इशारा किया तो वो सटपटा गई। मुझे शर्म आती है। वो चेहरा छुपा गई। कुछ देर में दूर कर दूंगा सारी शर्म, पहले जल्दी से किस करो। उसने उसके ऊपर झुकते हुए ऑर्डर दिया तो वो घबराकर अपने होंठ उसके गालों पर रख गई, लेकिन वो उससे बच न सकी। धीरे से उसके गुलाब जैसे नाजुक पंखुड़ी जैसे लबों को अपने होठों की पकड़ में लिया तो वो पूरे जिस्म में एक सुकून की लहर महसूस करने लगी। और फिर शोभित का जुनून था और उसकी मोहब्बत भरी सरगोशियाँ, जिसमें उसका हर अंग भीगता चला गया, उसके रंग में रंगता चला गया। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।